गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है कि अगर आप टीम की सही डुप्लीकेशन चाहते हैं, अगर आप टीम की सही डुप्लीकेशन चाहते हैं तो पहले खुद को सिस्टम में प्लग इन करिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसमें आप जो लोगों को या टीम को कहते हैं लोग वो नहीं करते, जो आप करते हैं लोग वो करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना होता है। जो जो आप करेंगे आपकी टीम करेगी। डुप्लीकेशन करनी नहीं पड़ती, डुप्लीकेशन अपने आप होती है। अगर आप मान लीजिए टी शर्ट जीन पहनकर स्पोर्ट्स शूज पहनकर मीटिंग में जाएंगे तो आप अपनी टीम को कुछ कहें चाहे ना कहें, तो वो आपकी टी शर्ट और जीन को देखकर, स्पोर्ट शूज को देखकर समझ जाएंगे कि मीटिंग में हम जीन डालकर, टी शर्ट डालकर, स्पोर्ट शूज डालकर आ सकते हैं, क्योंकि हमारी अपलाइन भी आई है। तो अगर आप खुद टी शर्ट जीन पहनकर, स्पोर्ट शूज पहनकर मीटिंग में जाएंगे और अपनी टीम को समझाएंगे कि मीटिंग में स्पोर्ट शूज, टी शर्ट और जीन पहन के नहीं आना चाहिए, तो आपकी टीम इस बात पर अमल नहीं करेगी, क्योंकि यह काम आपने खुद नहीं किया है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग बिजनेस में कहते हैं कि हम शीशे के घर में रहते हैं, तो लोग हमें देखते हैं हम अंदर क्या कर रहे हैं। तो नेटवर्क में हमने जो कहते हैं उसको करना होता है। इसमें अकेला हमने कहना नहीं होता टीम को, जो हम करेंगे वो टीम करेगी। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो ओरिजिनल कॉपी के जैसे ही डुप्लीकेट कॉपी, जेरोक्स कॉपी होगी। तो आप सबसे पहले अपने आप को एक अच्छी कॉपी बनाइए। अगर आपके खुद खराब कॉपी हैं तो उससे जो जेरोक्स कॉपी है वो भी खराब ही बनेगी। ठीक। तो एक शराबी का जो बेटा होता है वो ऑटोमेटिकली फादर को देख के शराब पीनी शुरू कर देगा। एक ईमानदार आदमी का बेटा जो है वो अपने फादर को ईमानदार देखता हुआ उस माहौल में बड़ा होगा, तो वो ईमानदार हो जाएगा। लेकिन फादर खुद शराब पीता है, बच्चे को कहेगा शराब नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए खराब है, तो बच्चा उसकी बात पर अमल नहीं करेगा। वो कहेगा अगर सेहत के लिए खराब तो आप क्यों पी रहे हैं। तो हमें लीडर ऑलवेज लीड्स, हमने कहना नहीं है, हमने करके दिखाना है। जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी टीम हमारे कहने के मुताबिक चलती नहीं है, हमारी टीम काम नहीं करती। तो मैं उनको कहता हूं कि आप कैसी कॉपी हैं, तो वैसी ही जैसी कोको वैसे बच्चे। तो आपको सबसे पहले खुद को सुधारना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में समस्या क्या होती है, ऊपर अपलाइन होती है, नीचे डाउनलाइन होती है। तो आदमी सोचता है कि डाउनलाइन काम करे, अपलाइन काम करे, और मुझे बीच में घर बैठे हुए पैसा आए और मुझे अपने आप को बदलना ना पड़े, मुझे कुछ भी सीखना ना पड़े। तो इस तरह से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, इस तरह से पैसा नहीं आता। आपको अपलाइन से पूछना है कैसे, अपलाइन से पूछो कैसे, अपनी डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो जब तक आप अपलाइन से नहीं सीखेंगे कैसे, तो डाउनलाइन को नहीं बता पाएंगे ऐसे, और बीच में नहीं आएगा आपको पैसे। तो आपको अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, और बीच में पैसा कमाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिम्मेवारी ना लें, आप सोचें मेरी अपलाइन मेरी टीम को चलाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो अभी मैं बात करता हूं, मान लीजिए अभी मैं जॉब की बात करता हूं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं। तो आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आपने इंटरव्यू लेनी है 10 लोगों की। तो उनको जॉब पर रखना है, अपनी फैक्ट्री में उनको रखना है। तो आपने सैलरी देनी है उनको 10,000 रुपए। तो आप बता सकते हैं कि आप उनमें क्या क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगे, 10 लोगों में क्या क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगे। क्या वो रिस्पॉन्सिबल हों या ना हो, वो लोग ईमानदार हों या बेईमान हों, वो लोग टाइम के पंचुअल हों या ना हो, वो लोग पर्सनैलिटेड हों या ना हो, उन लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी हो या ना हो, उनकी पब्लिक डीलिंग अच्छी हो या ना हो, उनमें लीडरशिप क्वालिटी हो या ना हो। आपने किसी को 10,000 छोड़िए, अगर 2,000 की नौकरी पर भी रखना है ना,
तो तब भी आप उसमें ये सारी क्वालिटी चाहेंगे। अगर उसमें एक भी क्वालिटी कम है ना, कि वो ईमानदार नहीं है, तो आप एक बेईमान आदमी को अपने घर में नहीं रखना चाहेंगे। एक बेईमान आदमी भी अपने घर में, बेईमान नौकर नहीं, वो अपने घर में ईमानदार आदमी को रखना चाहता है। तो इसी तरह से जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत सारे लड़के मुझे पूछते हैं कि सर मैं यार इंटरव्यू में फेल कैसे हो गया। तो मैं उसको कहता था इसका सीधा सा फंडा है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने अपने आप को इंटरव्यू देने वाला नहीं समझना, आपने अपने आप को इंटरव्यू लेने वाला समझना है। आप उल्टा चक्कर घुमा लीजिए। आप जो इंटरव्यू ले रहा है, अपने आप को इमेजिन करिए आप उसकी सीट पर बैठे हैं, वो इंटरव्यू दे रहा है, उसको अपनी सीट पर बिठा लीजिए। फिर सोचिए कि अगर मैंने इसको फैक्ट्री में भर्ती करना होता, इसको जॉब देनी होती, तो मैं इससे क्या क्या क्वालिटीज इसमें देखना चाहता। ठीक, तो 10 लोगों के पास डिग्री सेम है, लेकिन उनका आईक्यू लेवल सेम है, लेकिन उनका ईक्यू क्या है आप उसको देखेंगे। तो ये जितनी भी क्वालिटीज मैंने बताई हैं, जो हमारे इमोशनल कोशेंट को डिफाइन करती हैं। जो अगर हमने डिग्री ली है तो वो हमारे आईक्यू को, वो हमारे माइंड की शार्पनेस को तो बताता है, लेकिन हम कामयाब होंगे नहीं होंगे वो हमारा ईक्यू बताता है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपने आईक्यू जो है आपका, उसको अब साइड पे रखिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने ईक्यू को इंप्रूव करना होगा, तब आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। क्योंकि जॉब में आपने कभी भी टीम को हैंडल नहीं किया है, टीम को मैनेज नहीं करना आता आपको। आपको वहां पे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, आपको पब्लिक डीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, आपको वहां पर टीम से काम नहीं करवाना था, आप में लीडरशिप की क्वालिटी की ज़रूरत नहीं थी, आपने दूसरों को मोटिवेशन नहीं देनी थी। लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, तो इसमें आपको अकेले काम नहीं करना, आपको अपनी टीम से काम करवाना है। तो आप में वो अगर एक लीडर के स्किल होंगे, ये तभी आप करवा पाएंगे। तो लीडरशिप के स्किल इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ाने से आते हैं, जो अकेले आईक्यू से नहीं आते। हाँ, आपके पास आईक्यू है, वो बढ़िया चीज़ है, उससे आदमी का माइंड इनोवेटिव होता है, तो वो रिसर्च करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिनर्जी का इस्तेमाल करता है। लेकिन ईक्यू से आदमी के सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आज जितने भी लोग 5%, 95% पैसा कमाते हैं, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, सॉरी उनका ईक्यू बहुत अच्छा है। तो 95% लोग जो उनके सपने पूरे करने के लिए 5% लोगों की फैक्ट्रियों में उनको अमीर करने के लिए काम करते हैं, तो उनका सिर्फ आईक्यू अच्छा है, उनका ईक्यू अच्छा नहीं है। तो आपको अपने ईक्यू पर वर्क करना है। तो इसी तरह से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं, तो दोस्तों एक आपका अपलाइन है, तो आप सोचिए वो भी तो आपको एक फैक्ट्री में भर्ती ही कर रहा है ना। एक तरह से आपने अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपके जो अपलाइन है उसने आपको अपनी टीम में शामिल किया। तो बताइए उस आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या इस सवाल को मैं दूसरी तरह डिफाइन करता हूं कि आपकी 100 लोगों की टीम है, तो बताइए एज ए अपलाइन आप अपनी 100 लोगों की टीम में क्या क्या गुण देखना चाहेंगे। वो रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो, उनमें पेशेंस हो या ना हो, उनमें लीडरशिप क्वालिटी हो या ना हो, वो पंक्चुअल हो या ना हो टाइम के, उनमें रेगुलरिटी हो या ना हो, वो हार्ड वर्कर हो या ना हो, उनकी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो या ना हो। तो जब आप अपनी टीम में ये सारी उम्मीदें करते हैं कि मेरी टीम में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसमें एक भी कम नहीं होनी चाहिए, तो मेरा आपसे सवाल है, तो आप भी अपनी टीम के अपलाइन की टीम में आते हैं, तो क्या आप में ये सारे स्किल हैं, तो क्या आपने अपने आप में ये सारे गुण भरे हैं। अगर दोस्तों आपने अपने आप में ये सारे गुण भरे हैं ना, तो आपको अपनी अपलाइन की टीम में सबसे ग्रोइंग डाउनलाइन होना चाहिए। अगर आप अपनी अपलाइन की टीम में ग्रोइंग लीडर या सबसे बेटर लीडर, सबसे सक्सेसफुल लीडर नहीं हो, तो सीधा सा समझ जाइए आप में जो गुण अभी नहीं है। तो अपलाइन कैसे देखता है अपने 100 लोगों की, 1000 लोगों की, 1 लाख लोगों की टीम में कि किस आदमी का आईक्यू कितना अच्छा है, कौन एक डेडिकेटेड लीडर है, वो उनकी ग्रोथ से ही देखता है। जिसकी ग्रोथ जितनी ज्यादा हो रही है, जिसकी टीम जिसकी जितनी ज्यादा इज्जत करती है, उससे पता चलता है ये लीडर इतना स्किलफुल है, ये लीडर कितना क्वालिफाइड है, इसीलिए इसकी टीम इसकी इज्जत करती है। और अपनी टीम की इज्जत के कारण, उसकी टीम उसके कहने के कारण काम करती है, और वो लीडर आगे बढ़ता जाता है।
तो जो लीडर अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता, सिर्फ टीम को बदलने में लगा हुआ है कि आप ये करो वो करो, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, लेकिन खुद सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तो उसकी टीम उसकी ना तो इज्जत करती है ना उसके कहने पर काम करती है। तो वो लीडर का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है उसका कामयाब होना। तो सबसे पहले आपको अपने आप को एक अच्छी डाउनलाइन बनाना है। आपकी अपलाइन जो एक अच्छे लीडर में क्वालिटीज चाहती है, वो सारी क्वालिटीज आपको अपने अंदर लेकर आनी है। लर्निंग एटीट्यूड बनाना है, अपने नजरिए को बदलना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, पेशेंस रखनी है, हार्ड वर्क करना है, एक्शन पर ध्यान देना है, रेगुलरिटी से काम करना है, बिलिंग टू चेंज, बिलिंग टू लर्न, ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी तो आपकी टीम में अपने आप ये ट्रांसफर हो जाएंगी, तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्कर, बहुत बड़ा लीडर बन जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा गलत डुप्लीकेशन अपने आप होती है, इसको कह के नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए जिस मकान में मैं अभी बैठा हूँ, जब ये नया बना था इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसका जो रंग था वो नया नया किया था, इसमें मकड़ी के जाले नहीं थे, तो इसकी सुंदरता ज़्यादा थी। तो अगर हमने इसको 5 साल जिंदगी के निकल गए, तो क्या लगता है आपको इस मकान में कोई चेंज आई होगी? चेंज तो दोस्तों आनी थी, क्योंकि चेंज इज परमानेंट, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो चेंज तो इस कमरे में आनी थी। तो लेकिन चेंज क्या आई? इसका कलर खराब हो गया, इसमें मकड़ी के जाले ज़्यादा हो गए, तो इसकी जो कीमत है वो कम हो गई या टूटना फूटना शुरू हो गया। तो चेंज तो आती है, चेंज तो आनी ही आनी है हर रोज। आपकी टीम की डुप्लीकेशन अपने आप हो रही है। अगर हमने पॉजिटिव चेंज कमरे में नहीं की, इसमें हर साल रंग नहीं करवाया, हर रोज इसके जाले साफ नहीं किए, इसका रख रखाव अच्छे से देख रेख नहीं की, तो इसमें चेंज तो आएगी, लेकिन वो नेगेटिव चेंज होगी जो इसकी कीमत को घटा देगी। लेकिन अगर हम इसमें पॉजिटिव चेंज करते तो इसकी कीमत बढ़ी रहनी थी। इसी तरह से आपको डुप्लीकेशन करनी नहीं पड़ती, डुप्लीकेशन अपने आप होती है। जब आप अपनी टीम के सामने झूठ बोलते हैं तो आपकी टीम भी झूठ बोलती है। जब आप अपनी टीम के सामने लोगों को उल्लू बनाते हैं तो आपकी टीम भी लोगों को उल्लू बनाना लगती है। जब आप अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपलाइन के बारे में बुरा बुरा बोलते हो, कंपनी की नेगेटिव बातें करते हो, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बातें करते हो, तो जो आपकी डाउनलाइन है वो भी यही चीज़ें करती है। तो आज आपने एक छोटा सा कांटा बीजा है, लेकिन जब वो बढ़िया जाड़ियां बन जाता है तो आप खुद ही उसमें उलझ जाते हो, फिर वो काटना मुश्किल हो जाता है। आज छोटी टीम में जो आप गलत डुप्लीकेशन कर देते हैं, कल को जब वो टीम बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस बहुत मुश्किल से आती हैं, लेकिन नेगेटिव चेंजेस बहुत जल्दी से आती हैं। तो पड़ोसियों की लड़की किसी के साथ भाग गई, इस चीज़ की मशहूरी जल्दी हो जाएगी, ये चीज़ जल्दी फैल जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है। लेकिन पड़ोसियों की लड़की स्टेट लेवल पर फर्स्ट आई है, उसकी पब्लिसिटी कोई नहीं करेगा। तो हमारी फितरत है, अगर हमने गलत काम करना होता है हम किसी की सलाह नहीं लेते, लेकिन जब हमने कोई अच्छा काम करना होता है हम 10 लोगों की सलाह लेते हैं, वो 10 लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं, हम वो काम नहीं कर पाते। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इस दुनिया में रात के टाइम में अंधेरा ज़्यादा है, तो उसको उजाला करने के लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन उजाला जो कम है। तो इसी तरह से हमारे अंदर नेगेटिविटी जल्दी आ जाती है, पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल से आती है। अपने आप को पॉजिटिव करना हो, किसी डाउनलाइन को पॉजिटिव करना हो तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन किसी को नेगेटिव करना हो तो 1 मिनट का खेल है। तो दोस्तों पॉजिटिविटी की ये पावर है। डुप्लीकेशन हमेशा अच्छी कीजिए, नेगेटिव चीज़ें मत बोलिए। अगर आपकी टीम के माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ गया, कोई डाउट आ गया, फिर दोबारा आप उसको चला नहीं पाएंगे, आपको नई डाउनलाइन ढूंढनी पड़ेगी, आपको नया लीडर ढूंढना पड़ेगा, फिर वो डाउनलाइन काम नहीं करती। तो इसलिए अपनी टीम के सामने कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कभी भी नेगेटिव चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कई बार आ जाती हैं, लेकिन उसको हमने इशू नहीं बनाना है। वो प्रॉब्लम आती है चली जाती है, लेकिन जो हमने नेगेटिविटी फैला दी होती है वो आदमी के माइंड में बैठ जाती है, उसको ख़त्म करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब मैं बताता हूं कि नेगेटिव डुप्लीकेशन अगर आप सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं है तो गलत डुप्लीकेशन कैसे होती है, खराब डुप्लीकेशन कैसे होती है, आपकी टीम खराब कैसे होती है, आपको छोड़ के किसी बड़े लीडर के साथ कैसे चली जाती है, उसका अब मैं बताता हूं। तो एक समाज सुधारक था, उसकी बेटी का था बर्थडे। तो छोटी बेटी थी, तो जो लोग हैं वो खिलौने लेकर आए,
तो उस लड़की ने क्या किया, वो सारे खिलौने अपने पास इकट्ठे कर लिए। तो जो पड़ोसियों के बच्चे थे उन्होंने उस लड़की से खिलौने मांगे कि हमें खेलने के लिए दे दो, जब हम जाएंगे तो तुम्हें खिलौने दे जाएंगे। तो उस लड़की ने वो सभी खिलौने अपने कब्जे में कर लिए, वो किसी को भी देना नहीं चाहती थी। तो जो समाज सुधारक था उसको बड़ी शर्म आई कि लोग क्या कहेंगे, यार एक समाज सुधारक लोगों को सुधारता है, समाज को सुधारता है, इसने अपनी लड़की को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मिलजुल के बच्चों के साथ खेलना चाहिए। उसको बड़ी शर्म आई, ईगो पे बात आ गई ना। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं बच्चों को खिलौने लेकर देता हूं अपनी लड़की से। तो सबसे पहले उसके पास तरीका था, उसने लड़की को समझाया। तो उसके कान में बोला कि बेटे देखो, मैं तुम्हें और भी नए खिलौने लेके दे दूंगा, तुम बच्चों को खिलौने खेलने के लिए दे दो, ये बाद में यहीं छोड़ जाएंगे, कोई लेकर नहीं जाएगा। तो लड़की ने जोर से क्या बोली, नहीं जी मुझे नहीं खिलौने देने, ये मेरे खिलौने हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। उसको बड़ी शर्म आई कि यार लोग क्या सोचेंगे, कि अपनी बच्ची को कैसे समझा रहा है, लेकिन वो बात ही नहीं समझ रही, वो अपने बाप की बात ही नहीं मानती। तो उसका वो तरीका फेल हो गया। अब उसने दूसरा तरीका लगाया। दूसरा तरीका क्या था, उसने अपनी बेटी के मन में उसको पहले तो दिया लालच, है ना, कि मैं तुम्हें और खिलौने लेके दे दूंगा, तुम इनको खिलौनों से खेलने के लिए दे दो। तो लालच से बात नहीं बनी। तो उसको लगा कि लोग क्या सोचेंगे कि अपने बेटी से काम करवाने के लिए जो उसको लालच दे रहा है, कैसा समाज सुधारक है। तो अब उसके पास दूसरा तरीका ये था कि उसने बेटी को डराया। डर, जैसे टीचर बच्चे को फिर मारता है अगर वो प्यार से नहीं समझता, तो उसको डराया कि अगर तुम इनको खिलौने के साथ खेलने नहीं दोगी तो जब तुम इनके घर में जाओगी तो ये अपने खिलौने भी तुम्हें खेलने के लिए नहीं देंगे। और दूसरा, अगर तुम इन्हें खिलौने नहीं दोगी खेलने के लिए, ये तुम्हें फिर किसी भी टाइम मारा करेंगे। तो उसने कहा मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, अगर ये खिलौने मुझे नहीं भी देंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने अपने खिलौने नहीं देने। तो लोगों उसको फिर बड़ी शर्म आई कि लोग क्या कहेंगे, अपनी बेटी से काम करवाने के लिए उसको डर दे रहा है, उसके मन में डर पैदा कर रहा है। तो दोस्तों उसका वो तरीका भी फेल हो गया, तो उसको शर्मिंदा होना पड़ा, उसकी ईगो पे बात थी। तो अब उसके पास तीसरा तरीका क्या था, तीसरा तरीका जोर जबरदस्ती, जो अक्सर होता ही है। तो फादर ने किए क्या, अपने बेटी के हाथ से सारे खिलौने छीन के बच्चियों को एक एक खिलौना दे दिया खेलने के लिए। तो आज वो फादर अपनी बच्ची की नज़र में सबसे नालायक बाप बन गया, जो लोगों के बच्चों को खुश करने के लिए जिसने अपनी बच्ची की खुशी को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों क्योंकि ये समाज सुधारक के तीनों तरीके गलत थे, लैक ऑफ नॉलेज के कारण। वो लीडर तो अपने आप को समझता था, समाज सुधारक समझता था, लेकिन उससे समाज सुधार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके तीनों तरीके गलत थे, उसका नज़रिया गलत था। तो गलत नज़रिए से हमेशा समस्याएं खड़ी होती हैं, उसका हल नहीं हो पाता। तो हुआ क्या, उसको जो चौथा तरीका था वो लगाना चाहिए था। अगर वो तरीका लगाता तो वो फादर हमेशा के लिए बेटी के दिल पर राज करता और लोगों की नज़र में भी वो एक अच्छा बाप सिद्ध होता। तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको अपनी बच्ची को का ध्यान डिवर्ट करना चाहिए था, अपनी बच्ची को किसी और तरफ उसका ध्यान डिवर्ट कर देना चाहिए था, ताकि वो किसी और चीज़ में उसका ध्यान डिवर्ट हो जाता, वो अपने खिलौनों से उसका ध्यान हट जाता, और इससे बाप भी नालायक सिद्ध नहीं होता और बच्चे खिलौनों के साथ खेलते रहते। लेकिन गलत नज़रिए के कारण उसको ये सोल्यूशन नहीं पता था, उसके तीनों सोल्यूशन गलत हो गए, जिनका रिजल्ट ये निकला, वो एक नालायक बाप बन गया और लोगों की नज़र में भी उसकी इमेज डाउन हुई, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके लगाने पड़े, लेकिन वो तरीके सारे गैर कानूनी थे। तो दूसरा तरीका, इसमें साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है जब तक किसी आदमी को किसी चीज पर मालिकाना हक महसूस ना हो, ठीक, किसी भी चीज को तब छोड़ा जा सकता है जब हमें 100% ये श्योरिटी हो जाए कि ये चीज मेरी है, जब मुझसे कहीं नहीं जाएगी। तो जो लोग अपनी प्रेमिका को, अपनी घरवाली को 100% फ्रीडम देते हैं, तो समझिए वो उसके 100% मालिक हैं। तो जिनको ये डर होता है मेरी घरवाली किसी के साथ भाग ना जाए, मेरी प्रेमिका जो है वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ ना चली जाए, तो उसमें समझिए वो अभी तक उसको पूरी तरह से अपना नहीं पाया है, उसका अभी अपनी प्रेमिका पत्नी के ऊपर 100% मालिकाना हक नहीं है। तो जो वो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, अभी तक उसने उन खिलौनों का आनंद लेना था। जब उसको लगता कि जब ये खिलौने मेरे ही हैं, तो उसने उनको अपने आप ही छोड़ के
टेंशन फ्री हो जाना था। अब उसको टेंशन नहीं होनी थी ये खिलौने कहाँ गए। तो आप भी देखिए, जब भी बच्चे को कोई खिलौना लेकर देते हैं, वो कुछ देर के लिए उसके साथ खेलता है, वो किसी को नहीं देता, मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उस खिलौने को छोड़ के किसी और चीज के साथ खेलने लग जाता है, उसको खिलौने का ख्याल माइंड से निकल जाता है। एक तो उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, दूसरा उसको एहसास हो गया कि ये मेरा ही खिलौना है, इस पर मेरा ही हक है। तो जब तक उस बेटी को मालिकाना हक उन खिलौनों पर नहीं फीलिंग आनी थी कि मेरा इन पर मालिकाना हक हो चुका है, तब तक वो उन खिलौनों को नहीं छोड़ सकती थी। तो अगर वो पिता बच्चों को, जा तो वो अपनी लड़की को ये चीज फीलिंग करवा देता कि ये खिलौनों की मालिक तुम ही हो, ये इसके मालिक नहीं है, वो लड़की खुशी खुशी उनको दे देती, या फिर वो उसका ध्यान डाइवर्ट कर देता। तो लेकिन दोनों तरीके उसको ना पता होने के कारण, आदमी की साइकोलॉजी उसको समझ नहीं आई थी, तो इस कारण से वो एक नलायक बाप जो है सिद्ध हुआ। इसी तरह से एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन के साथ ऐसा ही बिहेव करती है। अपलाइन को खुद तो टेक्निक्स पता नहीं होती डाउनलाइन से कैसे काम करवाया जाता है, वो उनके ऊपर बाहर से प्रेशर डालता है। तो कहते हैं कि अंडे को बाहर से प्रेशर डालते हैं तो दैट इज एंड ऑफ लाइफ। तो एक जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अंडे को अंदर से प्रेशर पड़ता है, चूजा दुनिया देखनी चाहता है, तो तब वो अंडा टूटता है, तो एक जिंदगी की शुरुआत होती है। तो जो निकम्मे लीडर होते हैं वो अपनी टीम को बाहर से प्रेशराइज करते हैं, लेकिन जो सही लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम के ड्रीम्स इग्नाइट करते हैं, उनको अंदर से मोटिवेट करते हैं, और उनकी टीम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप काम करती है, क्योंकि उनको एहसास होता है कि मैं अपने सपने के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी भी अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक लीडर एक बॉस की तरह ट्रीट करता है कि ये करो वो करो, तब जो भी डाउनलाइन होती है उसको कभी भी उस बिजनेस पर मालिकाना हक फील नहीं होता कि ये मैं इसका मालिक हूं। उसको लगता है कि मैं इसका नौकर हूं जो मुझ पर हुक्म चला रहा है। तो आपको डाउनलाइन के माइंड में ये फीलिंग भरनी होती है कि बिजनेस उसका है, वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करेगा। तो लीडर की यही खूबी होती है, सबसे पहले वो डिटेक्ट करता है आदमी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी बिना वजह काम नहीं कर रहा। हर आदमी का कोई ना कोई एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है। हर आदमी उस अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक को पूरा करने के लिए ही क्रियाशील है। लेकिन वो चीज, वो गलत धारणाओं में गिरा हुआ है। उसको लगता है मैं अपने माइंड से जो भी कर रहा हूं इससे जे मेरा प्राथमिक प्रेरणा घटक पूरा हो जाएगा, मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो है उससे उसकी मंजिल पूरी हो जाएगी। लेकिन वो गलत सोचता है। जब कोई लीडर उसकी प्रोग्रामिंग करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको बताता है कि तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हारा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो पूरा नहीं होगा, फिर वो आदमी चिंतित हो जाता है, फिर मैं क्या करूं, क्योंकि उसको अपने सपने को पाने के लिए तरीका पता नहीं है। तो लीडर का काम होता है सबसे पहले लोग क्या चाहते हैं ये पता करना, दूसरे नंबर पर वो चीज उसको कैसे हासिल होगी वो बताना, तीसरा काम लीडर ने करना होता है वो चीज पाने में उसकी मदद करनी होती है। अगर आप ऐसे लीडर हैं जो डिटेक्ट कर पाता है आपकी टीम के लोग क्या चाहते हैं, वो चीज उनको कैसे हासिल होगी वो बताना, वो प्लानिंग देनी, और वो चीज हासिल करने में उनकी मदद करनी, ये तीन स्टेप हैं लीडरशिप के। अगर आप ये तीन काम करते हैं तो आप महान लीडर हो जाएंगे। आपकी टीम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगी, क्योंकि वो अपने ही प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को पूरा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो अगर आप उनको बाहर से प्रेस्टाइज करते हैं, मीटिंग में आइए, बुक पढ़िए, सीडी सुनिए, तो उनको ऑनरशिप की फीलिंग नहीं आएगी। तो जब तक आप उनके मन में ऑनरशिप की फीलिंग नहीं डालेंगे, उनका ड्रीम इग्नाइट नहीं करेंगे, तब तक टीम बाहरी प्रेशर के साथ कभी भी काम नहीं करेगी। तो जिस तरह से कहते हैं घोड़े को आप जबरदस्ती नदी के किनारे तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पानी वो तभी पिएगा घोड़ा अगर उसको प्यास लगी होगी। तो डाउनलाइन का जब तक आप ड्रीम इग्नाइट नहीं करेंगे वो प्रेरित नहीं होगा। तो उसको ड्रीम वैसे लोगों का इग्नाइट नहीं किया जाता, ड्रीम लोगों के ऑलरेडी इग्नाइट है, इसीलिए तो वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसी जॉब में 16-16 घंटे काम करते हैं। लेकिन आपको उनकी गलत धारणाओं को सही करना है कि जिस काम को वो कर रहे हैं उससे उनका वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो उनका गोल, जो उनका ड्रीम हासिल कैसे नहीं होगा। अब जब आदमी जिस विकल्प के ऊपर काम कर रहा था कि ये मेरा विकल्प है जिससे मेरी ड्रीम पूरा हो जाएगा, जब आपने बता दिया कि किस तरह से उसका ये ड्रीम पूरा इस जरिए के साथ नहीं होगा, वो चिंतित हो जाएगा। फिर वो अपने आप आपसे वो रास्ता पूछना समझना शुरू कर देगा जिससे उसका ड्रीम पूरा होगा। तो वो अब खुद प्रेरित हो जाएगा काम करने के लिए, आपको उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि वो काम करे। तो ये सबसे पहली बात आती है नजरिए की।
अगर आपका नज़रिया और तरीका गलत है तो आप कभी भी बड़ी टीम नहीं बना सकते। टीम बनाने के बाद भी आप बड़ा काम नहीं करवा सकते टीम से, आप बड़े ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। तो आपको नज़रिया बदलना होगा। नज़रिया का मतलब होता है सेम सिचुएशन को आप कितने एंगल से देख सकते हैं, आपके पास उतने उसके कितने ज़्यादा सोल्यूशन हैं। तो आपको एक महान लीडर बनना है तो आपको अपने नज़रिए को बदलना होगा, आपको लर्निंग करनी होगी, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी आपका नज़रिया बदलेगा, आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे और आपके पास उतने ज़्यादा सोल्यूशन आ पाएंगे। तो दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ कि कैसे हम अपनी डाउनलाइन की डुप्लीकेशन गलत करते हैं, उनके दिमाग में गलत बीज बीज देते हैं, जिसको कल को हमें फिर काटना मुश्किल हो जाता है, फिर हमारा नेटवर्क जो टूट जाता है या टीम काम नहीं करती, हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो पाते, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके फैक्टर क्या है, उसके पीछे कारण। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ था, उसने जॉब पर जाना था, तुरंत उसके घर की जो लैंडलाइन की घंटी बजी। तो उसने जैसे ही उसने फ़ोन उठाने के लिए नहीं, उसमें क्या हुआ कि उसका जो छोटा बेटा था, तो उसने सोचा आज फ़ोन मैं उठाता हूँ, वह तुरंत भागा भागा गया, उसने फ़ोन उठाया। तो उसी समय उधर से आवाज़ आई कि बेटे तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। तो उस लड़के ने क्या किया, वो कहता है अंकल आप ना फ़ोन ज़रा होल्ड करिए, मैं देख के आता हूँ पापा कहाँ पे है। तो वो जैसे ही पापा के पास गया तो उसने कहा जी रमेश अंकल का फ़ोन है। तो पापा ने जैसे ही सुना रमेश, कहता है उसको बोलो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो दोस्तों अब बच्चा जो जितनी खुशी के साथ फ़ोन उठाने गया था, उतना ही वो उदास होकर, थोड़ा सा नर्वस होकर वो फिर फ़ोन की तरफ गया। उसको समझ नहीं आई कि पापा ने झूठ क्यों बोला। जब पापा घर पर हैं तो इन्होंने क्यों बोला मुझे ऐसा बोलने के लिए कि आप बोल दो कि पापा घर पर नहीं हैं। तो पिता ने बच्चे के दिमाग में गलत का बीज बीज दिया, एक ऐसा कांटा बीज दिया जो कल को झाड़ियां बनेगा, और यही बच्चा कल को पापा पापा को परेशान करेगा, वो पापा को सारी उम्र बेवकूफ बनाएगा, पापा के साथ भी झूठ बोलेगा, क्योंकि ये बीज पापा ने ही आज उसके दिमाग में बीज दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर से उस दोस्त का फ़ोन आया। तो आज फिर बेटे ने फ़ोन उठाया। तो उसी समय जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, बेटे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, मैं रमेश अंकल बोल रहा हूँ। कहता है अंकल आप ज़रा होल्ड करिए, मैं देख के आता हूँ। तो आज वो अपने पिता के पास पूछने नहीं गया रमेश अंकल का फ़ोन आया है मैं क्या कहूँ। उसको पता था पापा घर पे ही हैं, लेकिन उसको अब समझ आ गया था कि कल पापा ने कहा था ये बोल देना कि पापा घर पे नहीं है, तो आज भी तो यही कहना है। तो उसने पापा से पूछा भी नहीं, 2 मिनट बाद फिर से बोला हेलो अंकल। तो उधर से अंकल बोले हाँ जी बेटा। कहता है कि पापा तो घर पर नहीं है। तो दोस्त को बड़ा बुरा लगा कि ये क्या करता है कि जानबूझ के अपने बच्चे को फ़ोन उठवा देता है ताकि मुझसे बात इसकी ना हो पाए। तो उसने मन बनाया कि अगले दिन मैं सुबह जब वे जॉब पर जाता है, मैं इसके गेट पर जाके खड़ा हो जाऊंगा, मैं इसको घर पर ही पकड़ लूंगा। तो अगले दिन वो दोस्त जैसे ही उसके घर पर गया, तो जाते ही उसने क्या किया, गेट पर खड़ा होकर बेल बजाई, नहीं उसके लैंड फ़ोन पर रिंग की अपने मोबाइल फ़ोन से। तो जैसे ही बच्चे ने फ़ोन उठाया तो उधर से कहा हाँ मैं रमेश अंकल बोल रहा हूँ, पापा कहाँ पे है। उसने कहा पापा तो काम पर चले गए। तो अच्छा जी। तो जैसे उधर क्या हुआ कि वो दोस्त गेट पर खड़ा था, तो पापा ने जैसे ही गेट खोला तो सामने रमेश अंकल। तो पापा को बड़ी हैरानी हुई, वो शर्मिंदा हुए। तो उनको लगा कि यार रमेश तू, कहता है हाँ यस। कहता है ये बात बता यार, तू घर पे तो है, तुमने बच्चों को क्यों कहा कि तू कह दे घर पे नहीं है। तो बेटा तो तुम्हारा कह रहा है कि पापा घर पे नहीं है और तुम तो गेट पर खड़े हो। तो उसने उसी समय अपने बच्चे को बुलाया, तो 2-3 उसको चांटे लगा दिए। कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं घर पर नहीं हूं, तो तुमने आज मुझे मेरे दोस्त की नज़र में झूठा डाल दिया, तुमने मेरे दोस्त की नज़र में मेरी इमेज डाउन कर दी। तो दोस्तों बेटा अब बाप को कुछ कह तो नहीं सकता था, लेकिन मन में उसने सोचा कि पापा इमेज आपकी दोस्त के सामने आपकी मैंने डाउन नहीं की है, आपकी इमेज दोस्त के सामने मैंने डाउन नहीं की है, आपने सच्चाई और ईमानदारी की सामने मेरी इज्जत को डाउन किया है। आपने मुझसे झूठ बुलवाया, ये बीज आपने बीजा था। तो इंसानियत की नज़र में, जमीर की नज़र में आपने मुझे झूठा पाया है, मैंने आपके दोस्त के सामने आपको झूठा नहीं कराया। तो दोस्तों हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। आज कई माँ बाप बड़े परेशान हैं, हमारा बेटा हमारी बेटी ये तो हमारी बात ही नहीं मानते,
हमने इनको इतना पढ़ाया लिखाया, हमने इनको बड़े संस्कार दिए, तो कहीं आपने ऐसे संस्कार तो नहीं दे दिए जाने अनजाने में कि बेटे के सामने झूठ बोलते रहे रिश्तेदारों से, आसी पड़ोसी से। अभी जो बेटा आपको बुद्धू बनाता है वो खुद शराब पीता है, बाहर गलत सोसाइटी में है, तो अब आपको दुख लगता है कि हमारा बेटा बिगड़ गया है, हमारी बेटी बिगड़ गई है, क्योंकि संस्कार तो आपने दिए हैं ना, बेटा आपको ही फॉलो करता रहा है, आपका ही बेटा है। तो हम ऐसे ही नेटवर्किंग में अपनी टीम में ऐसे काम करते हैं, हम अपनी टीम के सामने गलत एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं, टीम को सही एजुकेशन नहीं देते, उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं बनाते, लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाकर सामान बेचते हैं, मीटिंग में जाना पसंद नहीं करते, अपलाइन की बुराइयां करते हैं, प्रोडक्ट की कमियां ढूंढते हैं, कंपनी की कमियां गिनाते हैं, डाउनलाइन को दोष देते हैं, खुद हम जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, पेशेंस हम में होती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की हमें चीज़ नहीं है, तो कम्युनिकेशन हम अपनी इंप्रूव नहीं करते, पब्लिक डीलिंग हमारी अच्छी नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज का हमें नहीं पता, पर्सनैलिटी हमारी नहीं अच्छी, पंक्चुअलिटी तो हमें होती नहीं है, मीटिंग में 10 मिनट लेट आते हैं, तो डाउनलाइन को हम कभी फ़ोन करके भी नहीं बताते कि आज मीटिंग है आप आइए, तो डाउनलाइन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ट्री कभी खोल के नहीं देखते कि किस आदमी की कितनी शॉपिंग हो रखी है, किसका कौन सा लेवल होने वाला है, खुद हमने अपना ड्रीम लिखा नहीं हुआ, उसकी फ़ोटो नहीं कमरे में लगा रखी, हमने उसकी डेट नहीं डाल रखी। तो जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है, आपके कहने से आपकी टीम काम नहीं करती, जो आप करते हैं वही टीम करती है। तो अगर आपने अपनी टीम की सही डुप्लीकेशन करनी है तो खुद को सिस्टम के साथ प्लग इन करिए। तो सिस्टम क्या चीज़ है? एक पत्ता जैसे पेड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो हरा रहता है, जैसे ही वो पत्ता पेड़ से अलग होता है, सिस्टम से अलग होता है, तो वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। इसी तरह से जो हम प्लग में लगाते हैं, बिजली के प्लग के साथ कोई भी शू लगाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें करंट आता है, वो चीज़ चल पड़ती है, वो बल्ब है जो जल पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, जो प्लग बाहर निकाल देते हैं, तो उसी समय ही वो लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि हमने उसको प्लग इन किया हुआ था, प्लग इन नहीं कर रहे। इसी तरह से अगर आप सिस्टम में प्लग इन हैं तो आप कामयाब होंगे, अगर सिस्टम में प्लग इन नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर मीटिंग में वही तो बातें होती हैं बार बार। तो दोस्तों, हैबिट्स को चेंज करने का एक रूल है, अगर आप किसी काम की आदत डालना चाहते हैं तो आपको उसको लगातार 21 दिन करना होता है। तो 21 दिन आपको आपकी अपलाइन की मीटिंग में लगातार जाना है। इसलिए नहीं जाना कि आप बहुत समझदार हैं, आपको सारी नॉलेज है, इसलिए जाना है क्योंकि आपकी टीम आपको देखती है कि आप अपनी अपलाइन की मीटिंग में गए या नहीं गए। तो वो जब आपको देखते हैं तो उनका मनोबल भी बढ़ता है कि हमें भी मीटिंग में आना चाहिए। जब वो आपको देखते हैं कि आप नहीं जाते मीटिंग में, तो उनको लगता है कि हमें ही बहुत आता है, हमें भी नहीं जाने की जरूरत। तो कल जब एज ए अपलाइन आप 100 लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जब आपकी मीटिंग में भी आपकी टीम के लीडर यही सोचेंगे कि हमें क्या तू सिखाएगा, हमें सब पता है। जब आप अपलाइन को इज्जत नहीं देते तो कल आपकी टीम के लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। तब आपको पता लगेगा सिस्टम की पावर क्या होती है, सही डुप्लीकेशन क्या होती है। आज आपको लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन अगर आपको सब पता है तो आपकी अचीवमेंट क्या है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो इसका सीधा सा मतलब है आपको कुछ भी नहीं पता। ज्ञानी मत बनिए, जो अज्ञानी लोग होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब तक आदमी जिंदा है वो अधूरा है, तो पूरा आदमी तब होता है जब वो कब्र में पहुंच जाता है। जब उसकी शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब वो पूरा होता है। तभी कहते हैं ना कि ये आदमी पूरा हो गया जी। तो अगर कोई आदमी कहता है मुझे सब पता है, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो समझिए वो पूरा हो चुका है, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो जिंदा जी मर चुका है। सिर्फ उसके प्राण चल रहे हैं, उसकी सांस चल रही है, लेकिन वो मरे के बराबर है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे सब पता है, वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। तो जो लोग अपने आप को सारी जिंदगी अधूरा समझते हैं कि अभी तो मैंने 2% सीखा है, अभी 98% तो सीखना है, तो जब तक आदमी खत्म नहीं होता तब तक आदमी का हर रोज नजरिया बदलता रहता है। जो मेरा नजरिया आज से 10 साल पहले था, आज वो मेरा नजरिया बदल चुका है। 1 साल पहले मेरा नजरिया कुछ और था। मैंने जो एक कहानी 10 साल पहले पढ़ी थी, आज उस कहानी के जो अर्थ मुझे उस समय समझ आए थे, अब नहीं। अब मुझे उससे और भी गहरे उसके अर्थ नजर आते, समझ आते हैं। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद उस कहानी के मुझे अर्थ और ज़्यादा समझ आएंगे, क्योंकि जिस आदमी ने वो कहानी लिखी है उसका जिंदगी का तजुर्बा और नज़रिया बहुत वास्ट था। लेकिन मेरी सोच छोटी है, मेरा नज़रिया वास्ट ना होने के कारण मैं उस राइटर की
बड़ी बड़ी बातों का भी आंकलन अपनी छोटी सोच के हिसाब से कर बैठता हूँ। मान लीजिए वो एक फिलोसफर बीए में पढ़ता था, एमए में पढ़ता था, लेकिन मैं पढ़ता था 5वीं क्लास में। तो मैंने उसकी किताब के अर्थ अपने दिमाग के हिसाब से निकाल लिए, जबकि उसमें गहराई बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों, समुद्र में हम कितना गहरा गए हैं उस हिसाब से ही हमें उसमें मोती या चीज़ें मिलेंगी। अगर हम सतह पर बैठे हुए हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना है, हमें लगातार लर्निंग एटीट्यूड बना के रखना है। सिस्टम के 100% फॉलोअर बनिए और 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज़र नहीं हैं, सिस्टम के 100% फॉलोअर नहीं हैं, तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि 3 से 5 साल के अंदर हमने 3 से 5 लाख तक पहुंचना है, तो आपको एक्शन बढ़ाना होगा। 25 साल की मेहनत 5 साल में करनी है। जो लर्निंग 25 साल में करनी थी वो 5 साल में करनी होगी। अपलाइन की इज्जत करिए, कंपनी की इज्जत करिए, अपनी डाउनलाइन की इज्जत करिए, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट आपको प्यारी है उतनी ही रिस्पेक्ट उनको प्यारी है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि मेरे साथ किया जाए, जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि दुनिया मेरे साथ करे, तो वैसा ही व्यवहार आप दुनिया के साथ या लोगों के साथ करिए। जितनी इज्जत की उम्मीद आप करते हैं कि दुनिया मेरी इतनी इज्जत करे, उतनी ही इज्जत आप दुनिया की या लोगों की करना शुरू कर दीजिए। आपकी इज्जत की कोई कमी नहीं रहेगी, दुनिया आपको बहुत इज्जत देगी। लेकिन अगर आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, आप दूसरे को समझते हैं ये तो कीड़ा मकोड़ा है, मुझे इज्जत पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन लोग कीड़ा मकोड़ा हैं, ये भीड़ है दुनिया की, तो आपको लोग कीड़ा मकोड़ा ही समझेंगे। क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है, तो आपको लोगों की ईगो को हर्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी अपलाइन आपको डांट देती है तो उसको आप ईगो पर लेते हैं, वो आपकी गलती है। अपलाइन आपकी भावनाओं को ठेस नहीं कभी भी पहुंचाना चाहती, क्योंकि अपलाइन नहीं चाहती कि मैं इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं और जब बिजनेस या मेरी टीम को छोड़ के चला जाए। अपलाइन कभी भी ऐसा नहीं चाहती कोई भी उसका लीडर उसकी टीम को छोड़ के जाए। ना ही अपलाइन उसकी ईगो को हर्ट करना चाहती है, ना ही उसकी इज्जत को खराब करना चाहती है। अपलाइन एक ऐसा शख्स है जो अपनी हर डाउनलाइन का शुभ चिंतक है। अपलाइन चाहता है कि हर डाउनलाइन 1 लाख रुपए महीना कमाए, ताकि तभी उसको भी 2 लाख रुपए महीना आना शुरू होगा। लेकिन अगर वो चाहेगा कि डाउनलाइन फेल हो जाए, तो डाउनलाइन के फेल होने से अपलाइन खुद ही फेल हो जाती है। तो दोस्तों, अपलाइन अगर आपको गुस्से में डांटती है तो उसको ईगो पर मत लीजिए। वो डाउनलाइन का सुधार के लिए ही आपको डांटती है, आपकी आलोचना करती है, उसको आप पॉजिटिव लीजिए। अगर आपकी अपलाइन ने आपकी आलोचना की है, आपको किसी बात पर डांटा है, तो उसमें आपको सुधार की जरूरत है। अगर आप वो सुधार कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर सुधार नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक स्टोरी के साथ आज मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। एक बार क्या हुआ कि मंदिर की मूर्ति और सीढ़ी के पत्थर की आपस में वार्तालाप हुई। सीढ़ी के पत्थर ने कहा, हम एक ही पत्थर के साथ बने हुए हैं, हम एक ही चट्टान के दो पत्थर थे। ऐसा क्यों है कि लोग मेरे ऊपर पैर रख के छत पर चढ़ जाते हैं और तुम्हें लोग माला पहनाते हैं, तुम्हें पूजते हैं, तुम्हें दूध से नहलाते हैं। तो उसने कहा, याद कर, हम एक ही चट्टान के पत्थर थे। जब मूर्तिकार ने हमें तराशने की कोशिश की, तो मुझे जैसे जैसे वो सैनी हथौड़े के साथ आकार देता गया, तो मैं आकार लेती गई और मुझसे एक अच्छी मूर्ति बनी। तो मुझे मंदिर में स्थापित कर दिया गया, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी पेन को झेलना पड़ा। आज उस नो पेन नो गेन, आज उस पेन के कारण ही मुझे गेन होता है। लोग मुझे भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप में परिवर्तन किया, अपने आप को बदलाव किया। किसी ने मुझे बदलने की कोशिश की, मैंने उसको अपोज नहीं किया। जैसे वो मुझे बदलना चाहता था, मैंने वो आकार लिया। तो आज मुझे लोग भगवान का दर्जा देते हैं। मैंने वो पेन सहा है भगवान बनने के लिए। तो तुम्हें जब वो तराशना चाहता था, तुमने अपने आप को टस से मस नहीं किया, अपने आप में परिवर्तन नहीं होने दिया, तुम अपनी ईगो को लेकर बैठ गए, तुमने पेन नहीं झेला, जिस कारण से तुम्हें सख्त पत्थर को सीढ़ी में लगा दिया गया। तो आज लोग तुम पे पैर रखकर चढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपकी टीम में या आप मेरी टीम में हैं, तो आज से 3 से 5 साल बाद आपकी जिंदगी क्या होगी? लोग आपको इज्जत करेंगे या फेलर कहेंगे, या आपको इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आप कितनी पेन झेलने को तैयार हैं, आप अपनी ईगो की बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना बढ़ाने को तैयार हैं, आप अपलाइन की कितनी इज्जत करते हैं, आप अपलाइन के कहने पर कितना अपने आप में बदलाव कर रहे हो। अगर आपको अपनी अपलाइन की बातें कड़वी लगती हैं, आप पेन नहीं लेना चाहते, आपको लगता है हमारी अपलाइन हमसे बहुत काम करवाती है, तो ये आपकी सारी गलत फहमियां हैं। इस कारण से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी ईगो को साइड पर रखना होगा। इन चीज़ों को भावनाओं पर मत लीजिए। अपलाइन आपकी शुभ चिंतक है,
वो जो भी आपको प्यार या गुस्से के साथ कहती है उसका मकसद आपको सुधारना है, आपकी ग्रोथ को करना है। तो बिन नो चेंज नो ग्रोथ। तो सक्सेस डिमांड ग्रोथ, ग्रोथ डिमांड चेंज। तो हमें चेंज करना है अपने सोच में, अपने नज़रिए में, अपने एक्शन में। एक्शन को 25 साल में जो काम करना था वो 5 साल में करना है। तो आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो दोस्तों, आपने बहुत सारा लाइक किया, कमेंट किया, तो आज मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है। तो ये रियलिटी भी है कि किसी भी कंपनी का कोई भी नेटवर्कर है या कोई भी आदमी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, ये सभी के लिए कॉमन है। इसको आप अकेला नेटवर्किंग के साथ मत जोड़िए। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब भी करते हैं ना, तो अगर आप अपने आप में जो क्वालिटीज़ भरेंगे तो आपकी वहाँ पे प्रमोशन होगी, आपकी तरक्की होगी। आप नेटवर्कर हैं तो आप अच्छा लीडर बन जाएंगे। आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तब भी ये क्वालिटीज़ आपको चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को वाइंड अप करता हूँ। तो 8 बजे आज जो 9 बजे जो डायरेक्टर्स मीट भी है हमारी, तो उसको कोई भी मिस ना करे और जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बन जाइए। क्योंकि जैसे आप डायरेक्टर बनेंगे तो आपको जो मेरे अपलाइंस हैं, जो हमारे महागुरु हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जिनकी छत्रछाया में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी गाइडेंस से आप भी वहाँ तक पहुँचेंगे, उस मकाम तक और तेज़ी से बढ़ पाएंगे। वो नॉलेज आप उस लेवल की मिलेगी। तो जल्दी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाइए। और कंपनी की जो दूसरी सबसे बड़ी इनकम है, डायरेक्टर बोनस, वो लेना शुरू कर दीजिए। जल्दी से अपनी डाउन में एक डायरेक्टर बनाइए ताकि आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाएं। और कंपनी की सबसे बड़ी इनकम, लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस, वो आपको मिलना शुरू हो। तो आपका ट्रैवल फंड शुरू हो जाए, घूमना फिरना आपका स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी है। और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर बनना मुश्किल होता है, उसके बाद आप कब क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, लाख रुपए तक पहुंचना मुश्किल है। उसके बाद 10 लाख कब आने लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी टीम ट्रेंड हो जाएगी। तो कहते हैं पहले साल हम लोगों को लाते हैं, दूसरे साल हम लोगों को सिखाते हैं, तीसरे साल हम पैसा कमाते हैं। तो 3 साल का माइंड सेटअप लेकर आइए कि हमने 3 साल पेशेंस रखनी है और एक्शन को बढ़ाना है, हार्ड वर्क करना है। तो 3 से 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो जाएंगी जो पूरी ज़िंदगी में जॉब करके नहीं मिलनी थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को वाइंड अप करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करिए, पोस्ट को लाइक करिए। तो मेरे फेसबुक पे जो पेज हैं इनको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इन जानकारी के साथ फ़ायदा हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। तो विश यू वेल।